सो बच्चे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में हम कुछ एस्पेक्ट पूरे करेंगे, वो ऐसे एस्पेक्ट जो कि किडनी के फंक्शन को यानी कि किडनी के काम को कंट्रोल करते हैं। किस तरीके से किडनी जो है वो यूरिन फॉर्मेशन कर रही है वो हमने जाना, लेकिन यूरिन फॉर्मेशन एक ऑप्टिमम प्रेशर और कंडीशन के हिसाब से हो रही थी। कुछ रीएब्जॉर्प्शन, कुछ ट्यूबुलर सिक्रेशन जो कि अमाउंट देख के चाहिए थी, और उसके बाद फिल्ट्रेशन जिसके अंदर प्रॉपर जिसकी कैसे प्रॉपर प्रेशर चाहिए था। तो बच्चे इन सब चीजों को ध्यान से देखें तो सब चीजों का रेगुलेशन जो है वो ऑप्टिमली जरूरी है। ठीक है, तो उसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं बेटा। ठीक है, सो बच्चे सबसे पहला काम फैक्टर जो कि रेगुलेट करता है किडनी के फंक्शन को वो है हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे वैसोप्रेसिन कहा जाता है। सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH, and another name for this hormone is vasopressin. And this hormone is also named pitressin. ये तीन नाम है अकॉर्डिंगली जो कि हमारे पास कंट्रोल करता है वाटर बैलेंस यानी कि ऑस्मोटिक बैलेंस को। ठीक है, यानी कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करेगा बॉडी की कंडीशन के हिसाब से। तो बच्चे किस तरीके से ये काम करता है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ना बेटा, एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेता है। तो बच्चे इट कंट्रोल्स रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर from DCT and collecting duct. कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी से वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है, लेकिन बच्चे रीअब्सॉर्प्शन कुछ इस तरीके से होगी इस केस में कि बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर बॉडी में वाटर कम है तो हम यूरिन की फॉर्म में वाटर लॉस को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वाटर ज्यादा लॉस ना हो, यूरिन कंसंट्रेटेड पास आउट हो, तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीअब्सॉर्ब करवा देता है बाय इनिशिएटिंग और इंक्रीजिंग द फॉर्मेशन ऑफ एक्वापोरिल्स, यानी कि वाटर पासिंग चैनल्स को डेवलप करवा के। तो बच्चे ये हार्मोन अगर बॉडी में वाटर की कमी है तो ये हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, अगर वाटर की कमी नहीं है, प्रॉपर बैलेंस है, तो ये हार्मोन बहुत ही कम अमाउंट में होगा। एंड दिस हार्मोन is synthesized by hypothalamus. हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स हैं यानी कि हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, वो ये हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं, ये हार्मोन्स बनाते हैं, ये हार्मोन बनाते हैं। एंड बट बनाने के बाद ये हार्मोन जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दे देता है। ठीक है, जब हमारे पास ये हार्मोन बनता है, हाइपोथैलेमस न्यूरॉन्स बनाते हैं, तो उस न्यूरॉन्स जो है वो इस हार्मोन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दे देते हैं स्टोर करने के लिए। तो इसीलिए जो रिलीज है, जो सिक्रीशन है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी करता है, यहाँ पे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, और अल्टीमेटली रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है। तो यूरिन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड पास होता है अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा हो। हाँ, पर ऐसी कंडीशन भी है जहां पे डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर रेगुलेशन से रिलेटेड, जैसे कि हमारे पास एक कंडीशन है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस एक कंडीशन है जो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से रिलेटेड है, यानी कि लेस सिक्रीशन से। तो बच्चे डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड बाय हाइपोसिक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन,
एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के लेस सिक्रीशन से जुड़ा हुआ है डायबिटीज इंसिपिडस। अब सिंपल सी बात है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या कर रहा है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा है वाटर की, ताकि एक्स्ट्रा वाटर लॉस ना हो। पर बच्चे कुछ भी कंडीशन में अगर ये कम रिलीज होता है तो क्या होगा, यूरिन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट पास होगा, बहुत सारा डाइल्यूट यूरिन पास होगा, तो उस वजह से बहुत सारा वाटर लॉस जो है वो देखने को मिलता है यूरिन की फॉर्म में। ठीक है, बहुत ज्यादा थर्स्ट इनिशिएट होती है, डिहाइड्रेशन रहेगी बॉडी में। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली वाटर जो है उसका रिमूवल होता जा रहा है, रेगुलेशन के लिए ये नहीं है। तो बच्चे हाइपोसेक्रीशन ऑफ antidiuretic hormone, so there will be passage of extreme dilute urine. बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट यूरिन पास होगा। तो बच्चे ये है हमारे पास एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और उसका रेगुलेशन। तो बच्चे अब हम सेकंड कंपोनेंट और सेकंड रेगुलेशन एस्पेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, और वो है बेटा एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ANF। सो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है, इट इज रिलीज्ड बाय हार्ट। एट्रियम यानी कि ऑरिकल्स ऑफ हार्ट, हार्ट का एट्रियम जो है वो रिलीज करता है। व्हेन ग्लोमेरुलर प्रेशर ग्लोमेरुलर प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नॉर्मल बीपी। जितना ज्यादा बीपी होगा उसके अकॉर्डिंग ग्लोमेरुलर प्रेशर भी हाई होगा। तो ग्लोमेरुलर प्रेशर और ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है, ठीक है, तो बच्चे तब ये एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वो रिलीज होगा। क्योंकि बच्चे हार्ट कभी भी नहीं चाहेगा कि प्रेशर बढ़े, किडनी को एक प्रॉपर प्रेशर चाहिए होता है काम करने के लिए, फिल्ट्रेशन करने के लिए। अगर प्रेशर कहीं कम हो जाता है तो किडनी कोई ना कोई तरीके से ब्लड के प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करती है, कुछ ना कुछ तरीके से। उस रेगुलेशन के अंडर अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हार्ट कंसर्न में आ जाता है। तो हार्ट को लगता है कि इतना ज्यादा प्रेशर तो हार्मफुल हो जाएगा, बॉडी को नुकसान करेगा, तो उसके चलते वो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज करता है। तो बच्चे इट्स फंक्शन is to lowering blood pressure। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है, डिक्रीज कर देता है बाय रिलैक्सिंग ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके डायलेट करके ब्लड प्रेशर को लो कर देगा, और अल्टीमेटली जब ब्लड प्रेशर लो हुआ तो बच्चे हमारे पास नॉर्मल बीपी जो है के साथ साथ ग्लोमेरुलर प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है बेटा। ठीक है, तो जब ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर जो है इस तरीके से हमारे पास काम करते हैं। ठीक है, तो बच्चे अब एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है तो वो किस तरीके से चेक रखता है और किस तरीके से पूरी तरीके से काम करता है, उसको जानने के लिए हमें एक और रेगुलेशन सिस्टम जो है वो डील करना है, जो मैं करवाऊंगी आगे। ठीक है, और उस सिस्टम को कहा जाता है रास सिस्टम। रास यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, थोड़ा सा बड़ा सिस्टम है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सो बच्चे अब हम डील करेंगे नेक्स्ट सिस्टम जो रेगुलेशन हेल्प करता है, दैट इज रास यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो इस सिस्टम से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम लिखा गया है। तो बच्चे ये सिस्टम जो है एसोसिएटेड
कंट्रोल करता है कुछ मॉडिफाइड सेल्स जो किडनी और नेफ्रॉन से ही रिलेटेड है। तो बच्चे इट इज regulated by the system is regulated by juxtaglomerular apparatus। juxtaglomerular apparatus जो है वो इस सिस्टम का रेगुलेशन करता है, इस सिस्टम को फॉर्म करता है। अब एक juxtaglomerular apparatus जो है वो बना हुआ है दो तरह के सेल्स से। इट इज composed of two types of cells। दो तरह के सेल से बना हुआ है, जिसमें से सबसे पहले है हमारे पास juxtaglomerular cells एंड दूसरे मैक्यूला डेंसा। juxtaglomerular cells एंड मैक्यूला डेंसा, ये दो तरह के मॉडिफाइड सेल्स हैं जो नेफ्रॉन का ही हिस्सा है। तो बच्चे उनसे बना है ये ग्लोमेरुलर एपरेटस, और यही ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है वो ये सिस्टम बनाता है। उसका इनिशिएशन, इस सिस्टम का इनिशिएशन इसी एपरेटस से हो रहा है, juxtaglomerular एपरेटस से। तो बच्चे जिसमें से juxtaglomerular सेल्स जो पहली तरह के सेल्स हैं वो है मॉडिफाइड एफेरेंट आर्टेरियोल सेल्स। एफेरेंट आर्टेरियोल के मॉडिफाइड सेल्स है, ठीक है। एंड मैक्यूला डेंसा आर मॉडिफाइड डीसीटी सेल्स। अब अरेंजमेंट कैसा है वो एक बार फिगर आउट करते हैं। तो बच्चे नेफ्रॉन जो है वो एक बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अगर हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल है लाइक दिस, ये बोमेन्स कैप्सूल है, तो बोमेन्स कैप्सूल में डीसीटी जो है वो कॉइल करके इस तरीके से कॉइल करके टर्न करता है लाइक दिस। कॉइल करके आएगा, टर्न करके आएगा, इसके ऊपर से ट्विस्ट करता हुआ, बहुत ही कॉइल है। हमने तो पूरा ओपन करके और खोल के दिखाया नेफ्रॉन, बट नेफ्रॉन बहुत ही ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो बच्चा इस तरीके से अगर इनका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया जाए तो सेक्शन के दौरान हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल इस तरीके से नॉर्मली दिखेगा जो सेक्शन में दिखता है, बट इसके ऊपर से एफेरेंट आर्टेरियोल निकल रही है लाइक दिस। ये आएगी एफेरेंट आर्टेरियोल, इफेरेंट आर्टेरियोल जो डायमीटर में छोटी है, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये आया डीसीटी का वो पोर्शन जो एफेरेंट आर्टेरियोल के साथ कांटेक्ट में होगा, ठीक है। अब ये एफेरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी कुछ पर्टिकुलर सेल से बना हुआ है, फाइन। तो इनमें कुछ अपने अपने सेल्स है जिससे इनकी लाइनिंग बनी हुई है, बट वो पोर्शन एफेरेंट आर्टेरियोल और इफेरेंट आर्टेरियोल का जो आपस में कांटेक्ट में है लाइक दिस, जो मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ, ये वाला पोर्शन, ये सेल्स। तो एफेरेंट आर्टेरियोल का वो पार्ट जो डीसीटी के साथ कांटेक्ट में आता है, तो बच्चे वो सेल्स मॉडिफाइड है, और डीसीटी का वो सेल्स जो एफेरेंट आर्टेरियोल के साथ कांटेक्ट में है वो मॉडिफाइड है। तो बच्चे एफेरेंट आर्टेरियोल के सेल्स मॉडिफाई होके बना लेते हैं juxtaglomerular cells, whereas the cells of DCT forms macula densa। इस तरीके से सेल्यूलर अरेंजमेंट रहता है, यानी कि मॉडिफाइड सेल्स है दोनों केस में बेटा, ठीक है। तो ये डीसीटी जिसका हमने सेक्शन लिया है, ठीक है, और ये एफेरेंट आर्टेरियोल। तो बच्चे अब क्या होता है, जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होता है, जैसे ही ग्लोमेरुलर प्रेशर फॉल किया, तो प्रेशर कहाँ पे बनना है, ग्लोमेरुलस में, यहीं से फिल्ट्रेशन होनी है। तो जब ग्लोमेरुलर प्रेशर फॉल करता है तो इन सेल्स को पता चलता है, कौन से सेल्स को, juxtaglomerular सेल्स और मैक्यूला डेंसा जो बना रहे हैं juxtaglomerular apparatus। तो मतलब इस apparatus को पता चल जाता है कि प्रेशर फॉल कर गया।
लेकिन ये प्रेशर फॉल करना बहुत ही कंसर्न का इश्यू है बेटा। क्यों? क्योंकि अगर प्रेशर प्रॉपर नहीं होगा तो फिल्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं होगी। तो ग्लोमेरुलस का के केस में फिल्ट्रेशन को एफिशिएंट करने के लिए प्रेशर भी बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सेल्स कंसर्न शो करके प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो दिस apparatus, juxtaglomerular apparatus, gets activated due to fall in glomerular pressure ग्लोमेरुलर प्रेशर जब फॉल कर जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद ये पहला कंपोनेंट इस सिस्टम का रिलीज करता है, दैट इज रेनिन। तो इट रिलीजेस फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज रेनिन। तो बच्चे क्या हुआ, अब जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं, यानी कि जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है, मैक्यूला डेंसा और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स दोनों मिलकर क्या करते हैं, दे सिक्रीट्स रेनिन, ये सिक्रीट करते हैं रेनिन को। रेनिन आ गया पहला कंपोनेंट। अभी ये रेनिन जो है डायरेक्टली कोई काम नहीं करेगा, किसी दूसरे कंपोनेंट को इन्वॉल्व करने वाला। तो दूसरा कंपोनेंट क्या कौन सा है, दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास एक मॉलिक्यूल जिसे कहा जाता है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन। तो रेनिन क्या करेगा, इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करके बनाएगा एक एक्टिवेटेड कंपोनेंट, दैट इज एंजियोटेंसिन 1। तो एंजियोटेंसिनोजन ने को किसने रिलीज किया, लीवर ने रिलीज किया। अब रेनिन जब रिलीज होता है तो ये लीवर का रिलीज किए हुए एंजियोटेंसिनोजन को जो ब्लड में प्रेजेंट है उसे एक्टिवेट कर देता है और कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। तो रेनिन ने ये काम किया। तो रेनिन का काम यहाँ पे खत्म हो गया। जो पहला कंपोनेंट ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर प्रेशर फॉल करने पे रिलीज हुआ था, वो पहला कंपोनेंट ने अपना काम कर दिया, लेकिन अभी पूरी एक्टिवेशन नहीं हुई है। एंजियोटेंसिन 1 gets converted into active or effective component, that is angiotensin 2। तो ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है with the help of an enzyme, that is angiotensin converting enzyme। angiotensin converting enzyme लंग रिलीज करता है बेटा, ये लंग्स रिलीज करते हैं, तो लंग का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो अब हो गया हमारे पास मेन कंपोनेंट एक्टिव। तो क्या हुआ, जैसे ही ग्लोमेरुलर प्रेशर फॉल हुआ, रेनिन रिलीज हुआ। रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को, जो इनएक्टिव कंपोनेंट है जो लीवर ने रिलीज किया है, इस इनएक्टिव कंपोनेंट को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। और एंजियोटेंसिन 1 जैसे ही बना, उसके बाद एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने लंग्स से जो रिलीज होता है उसने कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, अभी एंजियोटेंसिन 2 जो है ये है मेन कंपोनेंट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। अभी एंजियोटेंसिन क्या करता है, दो चीजें करता है। एंजियोटेंसिन के दो काम है यहाँ पर, दो तरीके से प्रेशर को बढ़ाएगा। सबसे पहले तो ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा इफेरेंट आर्टेरियोल का। इफेरेंट आर्टेरियोल का हमने पहले ही कहा है कि इफेरेंट आर्टेरियोल डायमीटर में छोटी होती है। क्यों? क्योंकि जितना ब्लड एक बार में आ रहा है उतना एक ही बार में बाहर ना जाए, उसके लिए पहले ही डायमीटर कम रखा गया है ताकि ग्लोमेरुलर प्रेशर बढ़ सके। और दूसरा, हम यहाँ पे जब एंजियोटेंसिन 2 रिलीज होता है तो इफेरेंट आर्टेरियोल को और कंस्ट्रिक्ट कर देता, और छोटा कर देता, ताकि ब्लड का मूवमेंट बाहर की तरफ ज्यादा ना हो इस टाइम पे, तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ सके। तो एक इस तरीके से ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा एक और तरीका है, एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, इट स्टिमुलेट्स एड्रेनल ग्लैंड।
एड्रेनल ग्लैंड वो ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। अब एक दूसरा तरीका ये अपनाएगा कि एड्रेनल ग्लैंड्स को बोलेगा कि तुम रिलीज करो एल्डोस्टेरॉन, तो ये एल्डोस्टेरॉन रिलीज करेगा। एल्डोस्टेरॉन तीसरा कंपोनेंट, रेनिन भी हो गया, एंजियोटेंसिन भी बन गया, एल्डोस्टेरॉन आ गया तीसरा कंपोनेंट। अब एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? एल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेट्स NaCl reabsorption from BCP, ये NaCl reabsorption करवाएगा और NaCl reabsorb होकर ब्लड में चला गया एंड वाटर पैसिवली फॉलोज NaCl और अल्टीमेटली वाटर जो है इसी NaCl को फॉलो कर लेगा। तो NaCl क्या हुआ? ब्लड में चला गया। क्यों? क्योंकि एल्डोस्टेरॉन ने कहा उसे। एल्डोस्टेरॉन को किसने कहा? एंजियोटेंसिन सेकेंड ने। एंजियोटेंसिन सेकेंड ने कहा एल्डोस्टेरॉन रिलीज करो, एल्डोस्टेरॉन ने NaCl की रीअब्जॉर्प्शन करवाई और NaCl की जब रीअब्जॉर्प्शन हुई तो पीछे पीछे बैलेंस बनाने के लिए वाटर जो है वो ब्लड में मूव कर गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा? जिसकी वजह से बच्चे वाटर जब पैसिवली उसे फॉलो किया तो ब्लड की फ्लूइडिटी इंक्रीज हो गई, ब्लड में फ्लूइड ज्यादा आ गया। तो ब्लड फ्लूइडिटी इंक्रीज होने की वजह से इन दोनों तरीके से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? यहां से भी और इस तरीके से भी जब फ्लूइडिटी इंक्रीज हुई, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो अल्टीमेटली ग्लोमेरुलर प्रेशर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रेशर आ गया नॉर्मल पे। तो बच्चे ये है पूरा तरीका जो रास सिस्टम अडैप्ट करता है। और एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ना इसी रेनिन की सिक्रीशन को रोकने की कोशिश करता है ताकि ब्लड प्रेशर कम हो जाए। इसी जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस को सप्रेस करता है, क्योंकि हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं ब्लड प्रेशर, जो बॉडी में अगर परसिस्टेंट ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो क्या हुआ? जब ग्लोमेरुलर प्रेशर फॉल किया, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस एक्टिवेट हो गया, उसने रेनिन रिलीज किया और इस रेनिन ने इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और अल्टीमेटली एंजियोटेंसिन सेकेंड ने दो काम किए। पहला तो इफेरेंट आर्टेरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट किया ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ सके, ग्लोमेरुलर प्रेशर बढ़ सके, और दूसरा उसने एड्रेनल ग्लैंड को बोला कि तुम एल्डोस्टेरॉन रिलीज करो। तो एल्डोस्टेरॉन रिलीज हुआ, एल्डोस्टेरॉन ने NaCl रीअब्जॉर्प्शन करवाई DCT से। NaCl ऑस्मोटिकली बहुत एक्टिव है तो वाटर ने पीछे पीछे फॉलो किया NaCl को और अल्टीमेटली ब्लड फ्लूइडिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो इसी तरीके से ग्लोमेरुलर प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश की जाती है और रेगुलेट किया जाता है किडनी के फंक्शन को। सो बच्चे मिक्चुरेशन जो है अब वो प्रोसेस है जो कि यूरिन पैसेज से डील करता है। ठीक है, तो बच्चे द प्रोसेस ऑफ चलिए, so बच्चे now the process of passage of urine is called as micturition but not urination. ठीक है, the process of passage of urine is called micturition. ठीक है, तो बच्चे अब यूरिन जो है बेटा वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो वेस्ट को, वाटर को और कुछ और कंपोनेंट्स को बाहर रिमूव कर देता है। ठीक है, तो बच्चे यूरिन जो है उसका एक पर्टिकुलर पीएच रेंज होता है, ये और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ यूरिन जो है वो बॉडी से पास आउट होता है एक पर्टिकुलर कंडीशन में, एक हेल्दी कंडीशन में। ठीक है, तो बच्चे नॉर्मल कंडीशन में मिक्चुरेशन के दौरान जो यूरिन पैसेज होता है वो नियरली 1.5 लीटर यूरिन है, यूरिन पैसेज पर डे।
तो बच्चे इतना यूरिन मिक्सचरेशन के दौरान में पास हो जाता है। और बच्चे जिसका पीएच जो है, जैसे मैंने कहा, पर्टिकुलर रेंज रहता है, दैट इज 6 पीएच रहेगा, यानी कि एसिडिक कंडीशन रहती है यूरिन में। अब बच्चे यूरिन पे बहुत सारी चीजें होंगी, तो वाटर और यूरिया को हमेशा फोकस करते हैं, बट इट्स नॉट ऑलवेज यूरिया एंड वाटर ओनली। अगर हम बात करें तो वाटर जो है वो 95% पार्ट बनाता है, ठीक है, 95% पार्ट बनाता है, बाकी सिर्फ 2.6% इसमें यूरिया होगा। लेकिन अगर हम बात करें, कुछ 2% अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, हॉर्मोन्स होते हैं और अदर कंपोनेंट्स हैं। यूरिक एसिड भी होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया होगा, यूरिक एसिड होगा, जो कि वेस्ट की तरह निकलता है। तो बच्चे यूरिन includes many components like water, which is nearly 95%, urea which is 2.5% hardly, ठीक है, यूरिक एसिड, some amount of hippuric acid. Hippuric acid is again a waste along with ammonia, and nearly 2% electrolytes, वो भी पास आउट हो जाते हैं। उसके बाद हॉर्मोन्स भी पास आउट हो जाते हैं यूरिन की फॉर्म में। इसीलिए बॉडी में हार्मोनल लेवल को डिटेक्ट करने के लिए यूरिन एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो बच्चे मिक्सचरेशन के दौरान यूरिन की फॉर्म में पास हो जाते हैं, और यूरिन जो है इट पासेस आउट थ्रू मेम्ब्रेनस कवरिंग मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाता है। और लेकिन अगर हम पैसेज की बात करें, तो यूरिन का पैसेज जो है वो है कलेक्टिंग डक्ट से स्टार्ट, यानी कि नेफ्रॉन में यूरिन की फॉर्मेशन होती है, तो नेफ्रॉन से यूरिन पास होगा कलेक्टिंग डक्ट में। लास्ट कलेक्टिंग डक्ट में उसको नाम मिलता है यूरिन का, है ना। कलेक्टिंग डक्ट से वो एंटर कर जाएगा डक्ट्स ऑफ बेलेनी में। डक्ट्स ऑफ बेलेनी नियरली 15 to 16 मेडुलरी पायरामिड्स होंगे, डक्ट्स ऑफ बेलेनी वहीं से पास करती है। और डक्ट्स ऑफ बेलेनी के बाद ये एंटर करता है माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस में इकट्ठा हो जाएगा। रेनल पेल्विस ओपनिंग के पास कोनिकल पार्ट है, वहां से यूरेटर्स में चला जाएगा, यूरेटर्स से यूरिनरी ब्लैडर। हमने कहा था यूरिनरी ब्लैडर में 500 to 700 ml यूरिन जो है वो स्टोर हो जाता है, लेकिन जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें नियरली अगर 220 ml ऑफ यूरिन रहेगा ना, तो मिक्सचरेशन की अर्ज स्टार्ट हो जाती है। बट नॉर्मली ब्लैडर जो है वो 500 ml के आसपास यूरिन जो है वो स्टोर कर लेता है, इतनी एफिशिएंसी उसके पास रहती है, तो अल्टीमेटली यूरेथ्रा से पास आउट हो जाएगा, ठीक है। सो बच्चे, अर्ज of micturition starts when bladder has nearly 220 ml of urine। और बच्चे ये यूरिन क्या करता है? यूरिन एक्टिवेट स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ ब्लैडर। क्या करता है, जब यूरिन जैसे ही फुल होना शुरू होता है तो वो ब्लैडर के स्ट्रेच रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। तो बच्चे ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो ब्रेन को मैसेज करेंगे। ब्रेन जो है वो अल्टीमेटली यूरिनरी ब्लैडर की रिलैक्सेशन के लिए मैसेज भेजेगा और यूरिन जो है वो पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे, हमारे पास दो तरह के नर्वस सिस्टम है जो यूरिन पैसेज से रिलेटेड है, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो जिसमें से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है फिलिंग ऑफ ब्लैडर, यानी कि ब्लैडर की फिलिंग को इनिशिएट करता है, ठीक है। और अल्टीमेटली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो
रिलैक्सिंग ऑफ और एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर जो है वो इनिशिएट करता है। और बाकी आपको पता है यूरेथ्रा से पैसेज हो रहा है यूरिन का, और वो कंट्रोल करते हैं दो पर्टिकुलर स्फिंक्टर्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में नियरली 220 ml जो है वो पास इकट्ठा हो जाएगा यूरिन, तो इंटरनल स्फिंक्टर अपने आप ओपन हो जाएगा और अल्टीमेटली अर्ज स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर ओपन होता है तो ही यूरिन का पैसेज होगा बेटा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट मिक्सचर इश्यू। अब हम बात करेंगे कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी, कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बता देती हूँ जो कि एक्सक्रीशन में रोल करते हैं, रोल प्ले करते हैं अल्टीमेटली। फिर हम डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चे अब हमारे पास सबसे पहला एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आफ्टर दिस किडनी हमारे पास है लंग्स। अदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, सबसे पहला तो लंग्स। बच्चे लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो बच्चे लंग्स जो है नियरली 80 लीटर्स कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सक्रीट करते हैं पर डे। मतलब इतना कार्बन डाइऑक्साइड एक दिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, प्लस हम मॉइस्चर जो है वो भी एयर के साथ बाहर रिमूव करते हैं, तो नियरली 400 ml वाटर जो है वो भी एक्सक्रीट होता है पर डे। ठीक है, तो लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एक मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, पर बच्चे फर्दर मैं अगर बात करूं, हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स भी है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बच्चे स्वेट ग्लैंड्स में जो है रिलीज होता है स्वेट। तो स्वेट क्या है? तो बच्चे स्वेट जो है वो है हमारे पास वाटर, NaCl, यूरिया, वाटर, NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड। ठीक है, उसके बाद सब अमीनो एसिड्स। तो बच्चे हमारे पास स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट की फॉर्म में इन सब चीजों को एक्सक्रीट आउट कर लेता है। ठीक है, एंड यस अगर हम बात करें तो कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है, जो वेस्ट भी नहीं है, वो भी इनफैक्ट स्वेट ग्लैंड की फॉर्म में और स्वेट ग्लैंड के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो स्वेट के साथ निकल जाती है, जिसमें से हमारे पास यूरिया एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी वेस्ट है। उसके बाद लास्ट है ऑयल ग्लैंड्स यानी कि सीबेशियस ग्लैंड्स। दे टू एक्ट एज एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स एंड दे एक्सक्रीट some sterols, hydrocarbons, waxes। ठीक है, wax, hydrocarbons and sterols ये एक्सक्रीट करते हैं। एंड लास्टली और बहुत इंपॉर्टेंट लंग्स, सॉरी दिस लीवर। तो बच्चे लीवर जो है आरबीसीज को हमेशा हमें 120 डेज बाद बॉडी किल कर देती है, स्टील किल कर देता है। तो बच्चे उसकी डेड बॉडीज जो है वो वेस्ट की तरह रह जाती है, तो उसे प्रोसेस करके बाहर रिमूव करने का काम है लीवर का। तो लीवर बाइल पिगमेंट्स की फॉर्म में और डेड आरबीसीज को रिमूव कर देती है। तो बाइल पिगमेंट्स आर वेस्ट, बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन जो येलो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स है वो वेस्ट है, तो बॉडी उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिसमें हेल्प करता है लीवर। तो लीवर इसे डाल देता है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, तो फीकल मैटर के थ्रू ये बाइल पिगमेंट्स बाहर निकल आते हैं। So this is about other excretory structures which are associated with excretion in case of body metabolic waste. ठीक है, तो बच्चे लास्ट है डिसऑर्डर्स, जिसमें से सबसे पहला डिसऑर्डर मैं लूंगी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, बच्चे नाम से पता चल रहा है ग्लोमेरुलस से एसोसिएटेड, ग्लोमेरुलस से एसोसिएटेड कंडीशन है। और बच्चे इसमें क्या होता है, हमारे पास जो ग्लोमेरुलस है उसके उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो बच्चे इट्स द इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ ग्लोमेरुलस। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस इन्फ्लेमेट हो जाने की वजह से जो चीजें फिल्टर नहीं भी होनी चाहिए वो फिल्टर आउट हो जाती है बेटा ब्लड से। तो ब्लड से फिल्टर आउट होके यूरिन में आ जाती है और उन्हें रीएब्सॉर्ब करने की कोई टेंडेंसी भी नहीं होती नेफ्रॉन की, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो फिल्टर आउट नहीं हो रही है, पर एबनॉर्मल कंडीशन में वो फिल्टर हो रही है, जो नॉर्मल कंडीशन बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको कुछ सिचुएशन देखने को मिलती है, जैसे मैं आपको कुछ डिस्कस कर लेती हूँ। एल्ब्यूमिनेरिया, एल्ब्यूमिनेरिया वो कंडीशन है जिसमें एल्ब्यूमिनुरिया वो कंडीशन है जिसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है यूरिन में। बच्चे एल्ब्यूमिन प्रोटीन इज अ ब्लड प्रोटीन, ऑस्मोटिक प्रोटीन है जो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को इवनली कंट्रीब्यूट करता है। ये ब्लड ऑस्मोटिक प्रोटीन नॉर्मल फिल्टर नहीं होता। जब ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाती है तो पोर्स के थ्रू एल्ब्यूमिन जैसे प्रोटीन फिल्टर आउट होकर आ जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन को डिनोट नहीं करता। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन आ जाता है यूरिन में जिसकी वजह से डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा। हेमेटूरिया, हेमेटूरिया ब्लड से रिलेटेड टर्म है। तो इसमें क्या होता है, आरबीसीज जैसे बड़े सेल्स यूरिन में पास आउट होना शुरू हो जाता है, तो यूरिन में रेडनेस आना शुरू हो जाती है, ब्लड सा दिखना शुरू हो जाता है। तो बच्चे ये बी इन्फ्लेमेशन को डिनोट करता है। ब्लड लॉस जो है वो होना शुरू हो जाता है, ब्लड सेल्स फिल्टर होना शुरू हो जाते हैं, जो कि अगेन नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो ये हो गया पहला डिसऑर्डर। सेकेंड है रेनल कैलकुलाई। रेनल कैलकुलाई वो कंडीशन है जिसमें किडनी में नेफ्रॉनिक एरिया में स्टोन्स बन जाते हैं। तो बच्चे स्टोन्स आप कह सकते हो, किडनी स्टोन्स आप कह सकते हो, और स्टोन फॉर्मेशन और अकम्युलेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट सॉल्ट्स और अकम्युलेशन ऑफ crystals of calcium oxalates, calcium oxalate in nephron। तो नेफ्रॉन में क्रिस्टल्स डेवलप हो जाने की वजह से, डिपॉजिट हो जाने की वजह से क्या होता है, वहां पे पेनफुल अरेंजमेंट रहता है और दूसरा फिल्ट्रेशन इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं होगी, पोस्ट ब्लॉकेज होगी। और बच्चे ये क्रिस्टल्स जो है अगर कहीं से पास होना शुरू हो जाते हैं तो एक्सट्रीम पेन भी कॉज करते हैं। तो वजह ये डिनोट कर रहा है किडनी डिस्फंक्शन को। ठीक है, कि कहीं ना कहीं किडनी को ये इफेक्ट कर रहा होगा उसके काम में। नाउ द थर्ड कंडीशन, किडनी फेलियर। किडनी फेलियर is the inability of kidney to filter urea from blood। अगर किडनी यूरिया फिल्टर नहीं कर पाती है, फिल्टर यूरिया फ्रॉम ब्लड, अगर किडनी यूरिया फिल्टर नहीं कर पाती है तो उसे किडनी फेलियर कहते हैं। रीजन कुछ भी हो, रीजन कोई भी डिफरेंट कंडीशन हो, ठीक है, रेनल कैल्कुलाई है या अदर कंडीशन जो किडनी के काम में इंटरफेयर करते हैं। तो बच्चे डायबिटीज जैसी कंडीशन में भी किडनी फेलियर देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। तो बच्चे जब ब्लड में यूरिया रहने लगेगा यानी कि यूरेनिया जैसी कंडीशन आ जाएगी तो बॉडी को टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, बॉडी में डिफरेंट मैल फंक्शंस कॉज कर सकता है। तो यूरेमिया यानी कि इंक्रीज्ड यूरिया इन ब्लड। तो यूरिया जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है किडनी फेलियर की वजह से, जो बहुत सारी दिक्कतें कॉज करता है, टॉक्सिसिटी कॉज करता है, मेटाबॉलिक फेज है, नाइट्रोजनस फेज है। तो बच्चे किडनी फेलियर जो है वो बच्चे अगर वैसे ही परसिस्ट करता रहा, बढ़ता रहा, तो बच्चे ये फेटल कंडीशन हो जाती है।
तो मुझे इसीलिए इसे इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो बच्चे दिस कंडीशन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग टू मेथड्स। सबसे पहला तो किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट पे क्या किया जाता है, जो रिलेटेड पर्सन हो प्रेफरेबली, तो उससे किडनी लेकर पेशेंट में डाल दी जाती है, पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट कर दी जाती है, उसे ब्लड वेस्कुलर कनेक्शंस दिए जाते हैं उस किडनी को, ताकि वो ब्लड को फिल्टर करे। ठीक है, तो बच्चे किडनी फ्रॉम डोनर इज ट्रांसफर्ड टू पेशेंट। लेकिन बच्चे बॉडी में इम्यून सिस्टम है, वो किडनी का कोई एक सेल भी हो उसे भी रिजेक्ट कर देता है, उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है बॉडी में। अब किडनी तो किसी और ऑर्गेनिज्म से जा रही है, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि क्लोज पर्सन ही हो, ताकि जेनेटिक सिस्टम मैच हो, इम्यून सिस्टम ज्यादा नुकसान ना करे। बट फिर भी कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम कोई ना कोई हिस्सा ढूंढ लेता है उसे रिजेक्ट करने के लिए, तो अल्टीमेटली वो ऑर्गन को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे इम्यूनोसप्रेसिव दिए जाते हैं अगर हम कोई भी ऑर्गन बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो इम्यूनोसप्रेसिव्स आर गिवन। इम्यूनोसप्रेसिव दिए जाते हैं अगर कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ट्रांसप्लांटेशन के दौरान ये चीज ध्यान में रखी जाती है कि कोई पर्सन हो बहुत क्लोज हो। तो सबसे पहले कोई आइडेंटिकल ट्विन हो तो सबसे बेटर है, तो उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं आता। बट इन केस हमारे पास कोई आइडेंटिकल ट्विन नहीं है तो सबसे पहले सिबलिंग प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि वो सेम और फादर और मदर के कॉम्बिनेशन जेनेटिक अरेंजमेंट से बने हैं। उसके बाद मदर और फादर, उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी पर्सन आप ले सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद तो कोई भी पर्सन होगा उसका ऑर्गन प्रेफर किया जाता है। तो ऐसे हमारे पास सीक्वेंस रहता है। पर दूसरा कंडीशन है हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस यानी कि आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी बच्चे एक डिवाइस है जो कि बॉडी से बाहर ब्लड को फिल्टर करता है। इनकेस अगर किडनी काम नहीं कर पा रही है तो हेमोडायलिटिक सेक्शंस होते हैं, यानी कि डायलिसिस सिटिंग्स होती हैं जिसके दौरान ब्लड को बॉडी से, मतलब बॉडी से ट्यूब्स के थ्रू पास करवाया जाता है। ट्यूब्स के थ्रू पास करने के दौरान वो ब्लड फिल्टर होता है और उसे वापस से बॉडी में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से हमारे पास करेक्शन की जा सकती है। लेकिन हेमोडायलिसिस का प्रोसेस होता कैसे है, किस तरीके से काम करती है आर्टिफिशियल किडनी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बताएं।